मैं अपनी इस बाइक को हर जगह लेके गया हूँ, मतलब पहाड़ी रास्तों पे भी लेके गया हूँ, लॉन्ग राइड्स पे भी लेके गया हूँ और हाईवे पे मैंने टूरिंग भी की है इस बाइक के साथ। तो ये बाइक मुझे कुल मिला के हर जगह अच्छा एक्सपीरियंस दी है, तो इसी पे हम लोग एक-एक करके चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं कि मैंने इसी बाइक को क्यों लिया और मेरा बेसिकली क्या इस्तेमाल है इस बाइक को लेके। तो मैंने इस बाइक को इसलिए लिया क्योंकि जब मैंने इस बाइक को लिया था पिछले साल अगस्त में 2024 में, तो उस समय ये सबसे बेटर परफॉर्मर थी। इसके इंजन की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये लगभग 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 40 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि मुझे हेल्प करता है हाईवे पे इजीली 100 टू 120 के बीच में आराम से मैं क्रूज़ कर पाता हूँ। हल्की फुल्की वाइब्रेशन मैं फील करता हूँ, जैसे कि पहले भी रॉयल इनफील्ड इस बात के लिए हमेशा से बोला जाता रहा है कि वाइब्रेशन आते हैं, फुट पैक पे वाइब्रेशन आता है, हैंडल बार पे आता है। तो इस बाइक में उतना वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगा, हालांकि 1 सिलेंडर इंजन है तो उसमें आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आपको जिटरी फ़ील होगा, बट वो आपको महसूस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उससे ऊब जाएँगे। तो मैं इस बाइक को आराम से 120 तक क्रूज़ किया हूँ और बाकी टॉप स्पीड की बात करें तो मैं इसको 150 तक ले गया हूँ। बाकी लोग क्लेम करते हैं कि 160-65, तो वो काफ़ी कंडीशंस पे डिपेंड करता है, मैं उसपे उसके बात नहीं करूँगा। हाईवे राइड्स के अलावा मैं इसको पहाड़ी रास्ते पे भी लेके गया था। हाल ही में मैं दार्जिलिंग गया था घूमने के लिए, तो वहाँ पे इसका जो लो इन टॉर्क है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा था। मतलब टूटे हुए रास्ते प्लस इनक्लाइन बहुत ज़्यादा, उस पे एकदम गाड़ी बिना किसी दिक्कत परेशानी से एकदम आराम से चढ़ती ही जा रही थी। तो इससे मुझे ये फ़ील हुआ कि हाँ भाई, ये गाड़ी ऐसी है कि आप बस आपका मन होना चाहिए कि हाँ मुझे जाना है, ये बाइक आपको निराश नहीं करेगी। अब अगर बात करें कि ये इसका हैंडलिंग पोजीशन कैसा है, राइडिंग कंफर्ट कैसा है, तो लॉन्ग राइड्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मैं इस बाइक को लेकर ज़्यादा कम्यूटिंग नहीं करता हूँ, इसका कारण ही मैं बताऊँगा आगे वीडियो में। अभी मेन बात पे आते हैं कि लॉन्ग राइड्स पे इसका जो हैंडलिंग है, जब ये गाड़ी चलने लगती है, गाड़ी हैवी तो है, काफ़ी हैवी बाइक है, लेकिन जब ये चलना स्टार्ट कर जब चलती है रोड पे, आप 80 या 100 पे जब क्रूज़ करते हैं इस बाइक को, तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। आपका ये शोल्डर है वो काफ़ी मतलब सही रहता है, ईज़ी एकदम, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसकी जो सीट्स हैं, वो सीट्स जो इसकी कंपनी फिटेड आती हैं, वो थोड़ी-सी हार्ड लगती हैं। समय के साथ उसकी आदत पड़ जाती है या फिर मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो चीज़ हम वो अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। बट मेरा अगर देखा जाए इस पे कि क्या ओपिनियन है, तो जो पीछे जो पिलियन की सीट है, वो सीट मतलब उतनी अच्छी नहीं है। अगर क्योंकि हम 2 लोग गए थे दार्जिलिंग, तो हम लोग एक्सचेंज करके राइड कर रहे थे। कभी मेरा भाई राइड करता था, कभी मैं पीछे बैठता था। तो उस केस में क्या होता था कि जो बंदा पीछे बैठता था, 1 घंटे पीछे बैठने के बाद फिर उसको वो होता था कि भाई पीछे अब दर्द हो रहा है, अब मैं आगे आऊँगा। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ फ़ोम वगैरह का जुगाड़ किया था। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पीछे जो पिलियन वाली सीट है, उस पे प्रॉब्लम होती है। तो उसको आप अपने हिसाब से कैसे कंफर्टेबल बनाते हैं, वो आप कर सकते हैं। बाकी इसके सस्पेंशन की अगर बात करें, राइडिंग पोजीशन की बात हो ही रही है, तो इसके जो सस्पेंशंस हैं फ्रंट के या पीछे के जो मोनो शॉक सस्पेंशंस हैं, वो काफ़ी बढ़िया काम करता है। अगर आप इस बाइक पे मैंने ये एक देखा है कि जितना आप इस पे भार डालेंगे, जितना इस बाइक को आप लोड करेंगे, इसका सस्पेंशन और मक्खन काम करता है। जैसे कि हम लोग 2 लोग थे, हम लोग की वेट जो है वो अराउंड 80 के अराउंड है, 75 टू 80 दोनों लोग का मिला के, और हम लोगों ने 2 बैग ही लिया था, बड़ा-बड़ा बैग। तो उससे ये था कि हम लोग काफ़ी लगभग 2 क्विंटल के आस-पास तो हम लोग का वेट हो ही गया था। तो क्रूज़ करते समय या इवन जो खराब टूटे-फूटे रास्ते थे, उस पे जब हम लोग एक स्पीड से जाते थे, मतलब 60-40 के आस-पास जब उस टूटे हुए रोड पे निकलते थे, कि जर्क थोड़ा-सा भी फ़ील नहीं होता था। ऐसा लगता था कि मक्खन जा रही है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखो मैं पहले हीरो की ग्लैमर चलाता रहा हूँ, रॉयल एनफ़ील्ड की रॉयल एनफ़ील्ड की क्लासिक 350 चलाता रहा हूँ। तो मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ, ना कि जो और भी अच्छी बाइक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, उनका और बेहतर हो सकता है। मैं इसका कंपेयर कर रहा हूँ जो मैंने अब तक की बाइक राइड की है। तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई क्या ही हो गया है, कितना मज़ा आ रहा है। तो मेरा ये है कि इसकी जो सस्पेंशंस है वो मैं इससे निराश नहीं हूँ, काफ़ी मतलब मुझे तो मज़ा आया। सबसे बड़ी बात जो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, जब भी मैं बाइक कहीं लेके जाता हूँ तो बाइक को देखते हैं, बाइक की बिल्ड क्वालिटी देख के, लंबी चौड़ी बाइक पूरा, तो उसके बाद उनका पहला यही होता है कि भाई देती कितना है, माइलेज कितना दे देती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं जब इस बाइक को हाईवे पे चलाता हूँ और 80 पे क्रूज़ करता हूँ, अराउंड 80, 85 या मतलब इसके नीचे ही रहता हूँ,
तो ये बाइक मुझे 33-34 का माइलेज निकाल के दी है एकदम आराम से, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। वही अगर मैं 100-120 या अब जब मैं इसको क्रूज़ करता था तो उसका माइलेज गिरता था, वो आ जाता था 27 पे, 27-28 ऐसा माइलेज निकल के आता था। जब मैं अपने दार्जिलिंग ट्रिप पे गया था तो मेरा ओवरऑल जो माइलेज था वो 33 पॉइंट समथिंग आया था, तो 33 ही मानते हैं, क्योंकि मैं मैक्सिमम 80-85 पे क्रूज़ करता था, ज़्यादा मैं 100 या 120 पे नहीं क्रूज़ करता था, क्योंकि हम लोग 2 लोग थे और उस पे हम लोग एन्जॉय कर रहे थे, राइड को उतना खींच के नहीं चल रहे थे। और अगर मैं इसको सिटी माइलेज की बात करूँ तो सिटी में मैं उतना नहीं चलाता हूँ, लेकिन तब भी मैं हफ्ते में 2-3 बार लेके सिटी में जाता हूँ। जैसे मैं गोरखपुर में रहता हूँ अभी इस समय, तो गोरखपुर में जब हम लोग स्टेशन साइड जाते हैं तो काफ़ी मतलब ट्रैफिक रहता है दोपहर के समय या शाम के समय। तो उस समय ये गाड़ी मतलब मार्केट में मैं पूरा मिला जुला के बता रहा हूँ कि 29-30 का माइलेज तो आराम से निकाल के देती है। इसकी टैंक कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो आपको 17 लीटर का टैंक मिल जाता है, तो इसमें अराउंड 350 टू 400 आपको रेंज मिलता है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द वे यू राइड इट। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि भैया आप कैसे चला रहे हो उसको। अब बात करते हैं हैंडलिंग और ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई बाइक भारी है, काफ़ी हैवी बाइक है, और उसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा, जब बाइक स्टैंड पे साइड स्टैंड पे लगी रहती है तो उसको उठाना एक मतलब रहता है। लोग कहते हैं भाई बाइक बहुत भारी है, लेकिन अब जब इसको राइड करना स्टार्ट करते हैं, जब हाईवे पे या कहीं भी मतलब जब राइड करना स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको मज़ा आने लगता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो मैंने ये दिक्कत फेस की है। मेरी हाइट 5'10" है, तो मुझे ये प्रॉब्लम्स आती है, तो मे बी जो मुझसे बड़ा हो उसको ना आती हो, या मुझसे जो छोटी हाइट वाले हैं उनको तो बेसिकली आने ही वाली है। जब मैं इस बाइक को सिटी में ट्रैफिक में हैवी ट्रैफिक में जब राइड करता हूँ तो उसको मनूवर करना थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है, कि जैसे ही हाईवे पे राइड करना स्टार्ट करते हैं तो एकदम मस्त हो जाती है, एकदम हल्की चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी ये भारी है वही इसका भारी होना हाईवे पे अच्छा करता है, मतलब एकदम मज़ा आता है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, रोड को पकड़ के चल रही है। ऐसा नहीं लगता है कि भाई आप प्लेटिना चला रहे हैं उड़ जाएंगे, ये ऐसा कोई फील नहीं होता है। और इसके बाद जब आप माउंटेन कर्व से जाते हैं या जो पूरा घुमावदार रास्ता है उस पर जब जाते हैं, जब आप कॉर्नरिंग करते हैं तो बाइक थोड़ी हैवी है तो शुरू में थोड़ा डर लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसके साथ यूज्ड टू हो जाएंगे तो फिर मज़ा आता है। फिर आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ भाई, कितना हमको लीन करना है बाइक को और किस हिसाब से चलाना है। तो ये आपके एक्सपीरियंस और आप कितना मतलब अच्छे से ड्राइव करते हैं या कितनी अच्छी आपकी कॉर्नरिंग आती है, वो ये आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, बाइक थोड़ी हैवी है, इस बात को मैं मानता हूँ। बाकी बाइक में डुअल चैनल एबीएस दिया गया है, इसमें 4 मोड मिल जाते हैं। रियर एबीएस ऑफ कर देते हैं, फिर दोनों एबीएस ऑफ कर देते हैं, फिर यही चीज़ आपको इको मोड में मिल जाती है। एक स्पोर्ट मोड है, एक इको मोड है, जिसको मैं बेसिकली इतना यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना मतलब ऐसा, मैं बहुत ऑफ रोडिंग वगैरह करता नहीं हूँ, मैं हाईवे टूरिंग ही ज़्यादा करता हूँ, तो मुझे इसका इतना यूज़ नहीं है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट पे ही रखता हूँ उसको, और कुछ ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं इस बाइक के बिल्ड क्वालिटी पे, जिसमें ज़्यादा कुछ ख़राबी तो नहीं है, बट हाँ कुछ पार्ट्स हैं जो कि प्लास्टिक के हैं, पैनल्स वगैरह पीछे का, और आगे की जो मडगार्ड है वो पैनल सब प्लास्टिक का है। नीचे का जो एकदम पहिया से लगा हुआ मडगार्ड है वो भी प्लास्टिक है, और उस मडगार्ड से मुझे काफ़ी दिक्कत है। उसे दिक्कत ये है कि जो नीचे बेसिकली जो ब्लैक वाला आप जो देख पा रहे हैं, ये जो मडगार्ड लगा हुआ है, इसमें जब आप मानसून टाइम में जब राइड करते हैं, जब बारिश हो रही है या कीचड़ फैला हुआ है रोड पे या पानी है, तो वो पूरा का पूरा आपके पैंट, आपके शूज़, आपके इवन चेस्ट तक कभी कभी किसी किसी कंडीशन में आता है। इसीलिए मैंने अपना जो पुराना जो स्टॉक विंडशील्ड आता है इसका चेंज करा के मैंने लॉन्ग विंडशील्ड लगवाया, ताकि जो कीचड़ कम से कम जो चेस्ट पे आता था मैं उससे बचाव कर सकूं। अभी मैंने पैर के लिए कुछ ऐसा, मुझे कुछ मिला ही नहीं ऐसा एसेसरीज़ कि मैं उस मड गार्ड को चेंज करके कुछ नया लगा पाऊँ। मैं अभी कुछ जुगाड़ खोज रहा हूँ, देखता हूँ। और रॉयल इनफील्ड से भाई मेरी ये विनती है कि आप अराउंड 4 लाख रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, तो एज ए एसेसरीज ही कोई मड गार्ड दे दो भैया, जिससे कि मानसून में चलने के लिए बेहतर होगा। अब मान लीजिए इस बाइक को आप टूरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस पे जाते हैं या मार्केट में घूमने के लिए जाते हैं, तो उस समय दिक्कत क्या होता है कि आप पैंट या जो भी पहन के आप निकले हैं तो वो तो भैया पूरा डर्टी हो जाएगा, पूरा गंदा होने वाला है, कीचड़ कीचड़ में आप सन जाएंगे, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो उसके बाद उनको ध्यान देना चाहिए। और बाकी जो इसके स्टॉक
मिरर आते हैं वो भी मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। वो थोड़ा सा और मतलब बड़े होते तो ठीक है, मतलब मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा उसको लेने के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको इन लोगों ने मतलब सही नहीं किया है। अब इसमें फ़ीचर और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। वैसे रॉयल एनफ़ील्ड पे ये इस चीज़ सूट करती नहीं है, क्योंकि वो उतना फ़ीचर्स पे या टेक्नोलॉजिकल अपडेट पे उतना ध्यान नहीं देता है, और मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि अगर आप वहीं केटीएम को देखें या बीएमडब्ल्यू को देखें या इवन जो बजाज की अब तो डोमिनोर है, उसमें देखें तो वो चीज़ें कुछ ना कुछ अपग्रेड करते रहते हैं। इसमें मुझे उतना कुछ ऐसा लगा नहीं। हाँ, ख़राब भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ख़राब है। टीएफटी स्क्रीन मिल जाती है आपको। आपको क्या बोलते हैं, दो टाइप की स्क्रीन मिलती है, एक डिजिटल मिलती है, एक एनालॉग मिलती है, जो आपकी राइडिंग करते समय आप चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जीपीएस उसमें दिया हुआ है, तो आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके और ब्लूटूथ के थ्रू आप आपका मैप खोटी जैसे कार में चलता है वैसे चल पाता है। हाँ, उसमें दिक्कत ये है, जैसे आपका फ़ोन अगर लॉक होता है तो वो स्क्रीन भी लॉक हो जाती है। तो ये एक चीज़ है कि अगर मतलब उसी में इनबिल्ट होता गूगल मैप तो काफ़ी बेहतर होता। मे बी इन फ्यूचर अगर आए तो इन फ्यूचर वाली बाइकों में तो कम से कम डाल दो भाई, क्योंकि अब ज़माना कहाँ से कहाँ जा रहा है, आप वहीं अटके हुए हैं। और एक चीज़ और है, जो इसका फ्यूल गेज है, कभी-कभी मैंने ऐसा नोटिस किया है, हमेशा नहीं होता है। कभी-कभी क्या होता है कि जैसे कभी दिखाएगा कि फुल है, फिर उसके बाद ख़त्म होते तो उसके बाद अचानक से नीचे आता है। तो वो थोड़ा-सा मुझे शायद ये मेरी ही बाइक में होगा या सबके में है, आप कमेंट करके बताना। एक इम्पॉर्टेंट पहलू पे बात करते हैं कि अगर आप बाइक लेते हैं, मेंटेनेंस चार्ज आएगा, ये सर्विस आपको कराना ही है। तो लोग पूछते हैं कि इसमें मतलब खर्चा कितना आता है? अगर कोई क्लासिक 350 चला रहा है या उस जैसी कोई बाइक चला रहा है, तो उसमें जो खर्चा आता है, क्या वही खर्चे पे ये बाइक भी सर्विस आप करा सकते हैं या कुछ अलग से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा? तो देखो, अगर सर्विस कॉस्ट की बात करें, मैंने 3 सर्विस करा ली हैं, जिसमें कि लेबर चार्ज फ्री था। लेबर चार्ज अराउंड 500 मान लो, 500 रुपये आपके छूट कम लगते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सर्विस कॉस्ट जो है, केवल सर्विस कॉस्ट, वो मुझे इतना कुछ ज़्यादा नहीं लगी इस रेंज के हिसाब से। मतलब 450 सीसी की बाइक है, केटीएम के से अगर हम लोग कंपेयर करें या बीएमडब्ल्यू या ट्रायम्फ से कंपेयर करें, तो काफ़ी मतलब बढ़िया प्राइसिंग है। आराम से आपका जैसे 1500 से लेके 2000 के बीच में, 1000 से लेके 1500 के बीच में आराम से आपका सर्विस कंप्लीट हो जाता है विदाउट लेबर चार्ज। अगर वही लेबर चार्ज ऐड हो जाएगा तो वो 2000 तक पहुंच जाता है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा 1500 से 2000। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ पार्ट्स उसमें इंस्टॉल कराते हैं, जैसे कि ब्रेक शू पैड ही अगर आप चेंज करा रहे हैं, फ़िल्टर वगैरह चेंज करा रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा कॉस्टली है। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो इसका ब्रेक शू ही है, वो 3300 रुपीज़ का आता है, केवल एक साइड का। पीछे का लेंगे तो 3300 रुपीज़ का आएगा, आगे का लेंगे तो वैसे ही है। तो ये है कि पार्ट्स इसके महँगे हैं। सर्विस में मुझे इतना ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि भाई यार 2000 या 3000 या 5000 लग गए। देखो, मेरिट सी बात करते हैं, बाइक देखने में बढ़िया है, चलती भी अच्छी है, सीटिंग कंफर्ट भी अच्छा है, हैंडलिंग पोजीशन भी अच्छा है, और तो और इसमें जो जीपीएस दिया हुआ है वो भी काफ़ी बढ़िया काम करता है। आप ब्लूटूथ से जब कनेक्ट करते हैं तो जिटरी हल्का-फुल्का कभी-कभी जिटर करता है ना, तो मैक्सिमम टाइम ये 99% ये बढ़िया ही काम करता है। और अगर इसमें कुछ ख़राब बात करें, मतलब जो मुझे पर्सनली लगा कि अरे यार, आप 4 लाख रुपए ले रहे हो, फिर ये क्या कर रहे हो? सबसे पहला है, जो कि सही हो सकता है, वो है मडगार्ड, फ्रंट मडगार्ड है। उसके लिए यार ऐसे एज़ एक्सेसरीज़ आप नया मडगार्ड निकालो, चाहे 3000 चार्ज करो, चाहे 4000 चार्ज करो, लेकिन निकालो। कम से कम आदमी के पास ऑप्शन तो अवेलेबल रहेगा कि हाँ भाई, मानसून में जिसको चलना है, जिसको ऑफ रोडिंग उतनी नहीं करनी है, ऑफ रोडिंग के हिसाब से उसको बनाया गया है। जिसको उतनी ऑफ रोडिंग नहीं करनी है और जिसको केवल टूरिंग करना है ज़्यादा, तो उसके लिए कम से कम सहूलियत हो जाए कि कीचड़ में वो पूरा कीचड़ उड़ के एकाएक पूरा पैंट पहना है या शूज़ पहना है। पहली बात ये हो गई, और दूसरी बात है सीट, जो पीछे वाली सीट है, पिलियन की जो सीट है, उसके लिए आप एज एसेसरी सीट जो आप निकाले हैं वो भी इतनी कंफर्टेबल नहीं है। थोड़ी सीट चौड़ी अगर हो जाए, जैसे आफ्टर मार्केट अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें, तो अगर रॉयल इनफील्ड उस पर भी ध्यान देता है तो वो भी एक बड़ी बात है। उसके बाद तीसरी चीज़ है जो कि सही नहीं की जा सकती है, वो है, उसी के साथ आपको जीना पड़ेगा अगर आप हिमालयन चला रहे हैं तो, वो है हीटिंग। ख़ास करके जब आप ट्रैफिक में चलते हैं तब। हाईवे आप क्रूज़ करिए, इवन आप 150 पे क्रूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंजन बढ़िया परफॉर्म करेगा। लेकिन जब आप ट्रैफिक में जाएंगे, जहाँ एकदम नेक टू नेक, बोनट टू बोनट ट्रैफिक जिसको बोलते हैं हम लोग, एकदम वैसा अगर ट्रैफिक रहता है और उसमें आप बाइक 1 नंबर 2 नंबर पे चला रहे हैं, तो काफ़ी इंजन हीट करता है गर्मी के दिनों में। ठंडी में तो अच्छा लगता है, अलबत्ता गर्मी में भाई एकदम
पसीने पसीने कर देता है, ऐसा लगता है भैया मैंने क्या ही ले लिया। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी ख़राब लगी। बाकी ऐसा ऐसा अभी तक मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, मैं स्पोक व्हील के बारे में बात करना भूल गया। देखो भाई ये बहुत बढ़िया है, लेकिन जब पंचर होता है ना, मतलब कहीं भी आपका टायर फ्लैट हो जाता है तो फिर दिक्कत इतना होता है, जो लोकल मतलब आसपास के लोग हैं जो पंचर वाले हैं वो उसको बना नहीं पाते हैं। मतलब पंचर बनाना कठिन नहीं है, टायर निकाल भी लेते हैं बढ़िया से, लेकिन जब उसको फिट करना होता है, फिट करते समय वो कभी ब्रेक शू लगाते हैं तो उसको नहीं फिट, टायर को नहीं फिट कर पाते हैं, कभी चैन लगाते हैं, तो फिर वो मतलब मैंने एजेंसी पे जब देखा हुआ था कि कैसे वो लोग निकालते हैं, तो मुझे खुद अपना हाथ गंदा करना पड़ा, मैं खुद अपना लगाया। तो वो सारी चीज़ें हैं कि अगर आप एक बाइक लवर हो तो थोड़ा बहुत मैकेनिक गिरी भी आपको आनी चाहिए। देखो भाई ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, अगर आप कहीं ऐसी जगह फंस गए तो आप मतलब ये करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बाइक मेरे हिसाब से कम्यूटिंग के लिए नहीं बनी है भैया। हैवी ट्रैफिक, आप इतनी बड़ी बाइक लेके फिर आप कैसे घुमाएंगे, कैसे क्या करेंगे, वो भी एक दिक्कत होता है। इंजन हीटिंग प्रॉब्लम है वो ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा करती है। और अगर आपकी हाइट 5'10" या उससे नीचे है, आपको थोड़ा तो दिक्कत होने वाला है इस बाइक को ट्रैफिक में चलाने के लिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी हाइट 5'10" है। तो मैं अगर बाइक पे बैठता हूँ, एज यू कैन सी, मेरा एक तरफ का पैर फ्लैट फुट होता है और एक तरफ का टिप्टो होता है, तो वो थोड़ा सा है। अगर आप 6 हैं तो आप अच्छे से इसको मनूवर कर पाएंगे। और मैं आपको ये भी एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो पीछे का मोनोशॉक सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल है, तो मैंने उसको एकदम लो पे सेट किया हुआ है। उसके बाद की ये दिक्कत है, अगर मैं उसको ऐसे बढ़ाऊँगा तो वो उसमें और दिक्कत आने वाली है। तो अगर आप इस बाइक को बहुत पसंद करते हैं, अगर आपकी हाइट छोटी है, तो आप मार्केट में शूज़ अवेलेबल आते हैं 2-3 इंच वाले जिसमें हील होता है, उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि आजकल तो लड़कियां भी इस बाइक को चला रही हैं जिनकी हाइट 5 है या 5-6 है, अराउंड इतना है, तो चलाती हैं, वो हैवी डूड्स वो कैरी करती हैं। हाँ, एक चीज़ और है, इस बाइक पे जब एक बंदा पीछे बैठ जाता है तो वो सॉकर जो है वो पूरा नीचे दबता है। जैसे वो सॉकर दबता है फिर मेरा एकदम पैर फ्लैट फुट, एकदम चलाने में बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब वो सेम बाइक है जो कि मैं अभी टिप टॉप पे था। तो ये चीज़ें हैं, इस बाइक को आप जितना पायनियर पीछे लोड कर दीजिए, एक आदमी बैठा लीजिए, मतलब किसी भी तरह आप इसको पीछे लोड करिए, फिर ये बाइक आपके एकदम 7 क्या बोलते हैं आपका, सॉरी 5'8" वाला भी इसको आराम से चला सकता है। अगर 5'5" चला सकता है तो 5'8" तो भाई बेसिकली चला ही सकता है। और वैसे भी मार्केट में अब तो इसकी जो गरीला है वो भी आ गई है, तो जो छोटे हाइट वाले हैं उसको कंसिडर कर सकते हैं। उसमें सेम वही 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 40 bhp की सेम इंजन है जो 7 मिलेगा। हाँ, बाइक थोड़ी हल्की है, छोटी है, उसकी टॉप स्पीड थोड़ी ज़्यादा। अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा कि क्यों मैंने इसी बाइक को ही क्यों चुना। तो देखो यार, मेरा इसके पीछे का मेन कारण ये था कि मैं एक ऐसी बाइक चाहता था जो कि हाईवे पे अच्छा क्रूज़ करे, माइलेज भी मुझे अच्छा निकाल के दे, जिसके सर्विस सेंटर हर जगह अवेलेबल हों। तो इसीलिए मैंने इस बाइक को चूज़ किया। इस बाइक को मैं पहाड़ पे भी लेके गया, ख़राब रास्तों में लेके गया। बेसिकली मैं गांव साइड में रहने वाला हूँ, तो मेरे रास्ते थोड़े बहुत ख़राब पहले हुआ करते थे, तो उस हिसाब से मैंने बाइक को लिया था। तो ये बाइक अभी तक अगर वो मड वाला मतलब सिचुएशन निकाल दें, फ्रंट मड गार्ड का, तो ये बाइक मुझे अभी तक भी मुझे सबसे बेस्ट परफॉर्मर लगी है, अच्छी लगती है। माइलेज के हिसाब से देखा जाए, सर्विस के हिसाब से, मतलब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। दिस इज़ द ट्रू विनर इन दिस सेगमेंट अकॉर्डिंग टू मी। तो ये अब आपके ऊपर है कि अगर आपको अभी भी ये बाइक पसंद है 2025 में भी, सो यू कैन कंसिडर इट फॉर बाइंग। तो ये थी रॉयल एनफील्ड हिमालयन की कुछ कमियाँ, कुछ अच्छाइयाँ जो मैं इस वीडियो में बता पाया हूँ। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो उसको कमेंट में पॉइंट आउट करिएगा, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। या इवन किसी अदर बाइक्स के बारे में भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।